नमस्कार, आप देख रहे हैं educationbeats.com और मैं हूं आपके साथ दिव्या गौरव त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन देने के लिए एक खास मुहिम शुरू की और इस मुहिम को नाम दिया गया मिशन प्रेरणा। मिशन प्रेरणा को सफल बनाने के लिए एक स्टेट रिसोर्स ग्रुप बनाया गया और उसमें प्रदेश के हर जिले से कुछ खास शिक्षकों को शामिल किया गया। ये शिक्षक लगातार शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आज हमारे खास कार्यक्रम शिक्षा के कर्मवीर में जुड़ रहे हैं यूपीएसआरजी यानी उत्तर प्रदेश स्टेट रिसोर्स ग्रुप के सदस्य संजीव शर्मा जी। एक बात मैं निजी तौर पर अपने दर्शकों को बता दूं कि जब मैंने संजीव से बात की तो उनके कामों को और काम करने के तरीकों के बारे में जानकर हैरान हो गई। मुझे भरोसा है कि जब आप संजीव का प्लान समझेंगे तो गर्व करेंगे कि यूपी की शिक्षा व्यवस्था में ऐसे शानदार और जानदार लोग भी शामिल हैं। तो आइए संजीव से समझते हैं मिशन प्रेरणा के साथ साथ उनके द्वारा किए जा रहे कामों के बारे में। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन बीट्स के खास कार्यक्रम शिक्षा के कर्मवीर में। नमस्कार। नमस्कार दिव्या जी और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और बहुत-बहुत धन्यवाद आपके लिए, एजुकेशन बीट्स के लिए। और ये अच्छी बात है कि एजुकेशन के फील्ड में कुछ अच्छा हो रहा है, तो आपके माध्यम से ये आम जनमानस तक पहुँच पाए और हमारे उन सभी शिक्षक साथियों तक पहुँच पाए, जो हम लगातार लगे हुए हैं बेसिक शिक्षा में सीखने के संकट को दूर करने के लिए। जी बिल्कुल। संजीव जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर ये मिशन प्रेरणा है क्या और इसकी शुरुआत कैसे हुई? जी, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा कि जब भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स पर कोई रैंकिंग जारी की गई जी। 2017 में, तो उस वक़्त हमारे उत्तर प्रदेश की रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं थी। इस रैंकिंग से चिंतित हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी। उन्होंने ये एक प्लान किया कि आखिर उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा में कैसे सुधार किया जा सकता है। और इस प्लान को जब चर्चा में लाए गए और ये सामने बात रखी गई कि ये कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, तो इस वक्त हमारे स्कूल एजुकेशन के महानिदेशक सर हैं आदरणीय श्री विजय किरण आनंद जी। जी। वो सामने आए और उन्होंने कहा कि हम इसको आगे लेके चलेंगे और प्रेरित करेंगे अपने शिक्षकों को नित नए नवाचार के साथ कुछ बेहतर करने के लिए। और ये जो प्रेरित करने की जो संकल्पना थी, इसको मिशन के रूप में लिया गया और साकार हुआ मिशन प्रेरणा का सपना, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा 5 सितंबर 2019 को शिक्षक दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया 3 वर्ष के लिए ये कार्यक्रम। तो इस तरह से मिशन प्रेरणा आप सबके सामने आ गया। चलिए। संजीव जी, मिशन प्रेरणा के तहत और किस-किस तरह के काम किए जा रहे हैं, जरा वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। जी, देखिए, हम जब से ये कोविड-19 जैसी महामारी पूरे विश्व को मिली, इससे पहले जो हमारी प्लानिंग थी, हम जी। केवल 2 मोड में काम करने के लिए तैयार थे। एक, टीचर्स को मेंटर करना और उन्हें नई-नई तकनीकों से जोड़ना, शिक्षण तकनीकों से कि आप कैसे बच्चों के साथ बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। दूसरा ये कि हम जब बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, तो बच्चों का सीखने का प्रोसेस, ये हम समझें। एक चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ, एक बेहतर शिक्षक के लिए लर्न हाउ दे लर्न। उसको ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे सीख कैसे रहे हैं, क्योंकि हर बच्चे के सीखने का तरीका अपने आप में अलग अलग होता होता है। है। लेकिन जब कोविड-19 जैसी महामारी हमें हमारे पूरे विश्व को मिली, इससे हम सब एकदम स्तब्ध रह गए कि हम करें कैसे? एकदम नया अनुभव था। तो इसके लिए मैं फिर बहुत-बहुत आभारी हूँ अपने विजय सर का, जिन्होंने हम सबको मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपदा को अवसर में बदलने की क्षमता आप में होनी चाहिए।
और माननीय प्रधानमंत्री जी के इस उद्बोधन को हमने अपना ध्येय वाक्य बनाते हुए हम सीधे मूवमेंट किया हमने टेक्नोलॉजी की तरफ, और पूरा का पूरा मिशन प्रेरणा हम ले आए टेक्नोलॉजी पे, जिसमें हमने बहुत बेहतर काम किया दीक्षा ऐप के जरिए, जो विद्यादान पोर्टल से संचालित होता है। जी। हमने बच्चों के लिए बहुत बेहतर काम करना शुरू किया रीड अलोंग ऐप पर, जिससे कि बच्चों की भाषाई समझ और अर्ली न्यूमरेसी में संख्याओं की समझ को हम बेहतर बना सकें। और इस तरह से हम लगातार जुटे रहे अपने कामों में, कि हर हाल में हम अपने काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। जी। चलिए, बहुत बहुत सुंदर। संजीव जी, आप एक शिक्षक हैं। आपकी ज्वाइनिंग के टाइम से अब तक काफी कुछ बदलाव आया है। आपका ये सफर कैसा रहा, जरा इसके बारे में बताएं। देखिए, एक शिक्षक के रूप में मेरा सफर अब से लगभग 21 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। जब दिसंबर 1999 में मैंने सबसे पहली बार एक शिक्षक के रूप में ज्वाइन किया, जी। तो मेरी नियुक्ति एक ऐसे विद्यालय में की गई कि जाकर के मैंने उसका ताला खोला था। नवीन स्थापित विद्यालय था, मुझे नहीं पता था क्या होगा और कैसे होगा। चूँकि उससे पहले मैं एनसीईआरटी से जुड़ा रहा था, जी। तो बस ये जानता था कि किसी भी विद्यालय को बेहतर कैसे किया जा सकता है। मैंने गाँव-गाँव में घूम के बच्चों से बात की और गार्जियंस को ये भरोसा दिया कि आपके बच्चों के लिए मैं काम करूँगा। वहाँ से जो मेरा सफ़र शुरू हुआ, तो फिर उसके बाद एक अलग-अलग तरीके के काम करने हमने शुरू किए, और इस उसी दौरान मुझे भाषा शिक्षण संस्थान है हमारा इलाहाबाद प्रयागराज में, जी। वहाँ कुछ प्रशिक्षण के लिए मुझे आमंत्रित किया गया, और इस तरह से सबसे पहली बार मैंने अपने जनपद स्तर पर शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण देना शुरू किया। और वहाँ से जो मेरा सफ़र शुरू हुआ, फिर धीरे-धीरे राज्य स्तर पर शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण देने का काम मैंने शुरू किया, और हमारे यहाँ ब्लॉक रिसोर्स सेंटर होते हैं, जी। जी। जो एक ब्लॉक इकाई में जिसमें लगभग 150 से 200 विद्यालय होते हैं, वहाँ के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए जब काम किया जाता है, तो ये जो प्रक्रिया चली, और टीचर्स के साथ लगातार मेंटरिंग करना, जब मैं मेंटरिंग करता था टीचर्स के साथ, तो बहुत सारे सवाल मेरे सामने आते थे, बिल्कुल। और उन सवालों को कैसे सही तरीके से उनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, उसके लिए मैंने एक तरीका हमेशा अपनाया, और वो ये कि पहले मैं खुद करके देखूं। अगर मैं कर सकता हूं, तो मेरे बाकी साथी भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और यही मैंने अपने जीवन का मूल उद्देश्य बनाया, कि मैं कभी किसी से उस काम के लिए कभी नहीं कह सकता, कभी रिकमेंड नहीं कर सकता, जो मैं खुद नहीं करता हूं या करके देख नहीं लेता हूं कि ये काम होगा कैसे। तभी हम दूसरे को बता सकते हैं। और वहां से जब सफर मेरा चला, तो चलते-चलते अलग-अलग तरीके के अलग-अलग बच्चों के साथ अलग-अलग स्कूलों में मैंने काम किया। वर्तमान में मैं जिस विद्यालय में हूँ, यहाँ 2015 में मुझे प्रभार दिया गया, और एक प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में 2016 से मुझे काम करने का अवसर मिला। तो मुझे ये लगा कि बच्चे क्यों हमारे स्कूल में नहीं आते, और आते हैं तो रुकते क्यों नहीं? इसके लिए हम क्या तरीके अपना सकते हैं? और उसके लिए मैंने अपने स्कूल में अलग-अलग तरह के तरीके अपनाने के प्रयास किए, लोगों से जुड़ने का प्रयास किया, जन समुदाय को ये विश्वास देने की कोशिश की कि आप बच्चे को भेजिए तो सही, बच्चा हमारे पास आएगा। और बच्चे को हमने ये विश्वास दिलाया कि तुम्हें स्कूल में आकर ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि एक आम धारणा गाँव में ये होती है हाँ जी। कि स्कूल जाएँगे तो स्कूल में मार पड़ेगी, काम नहीं करेंगे तो मार पड़ेगी, मार ऐसा बच्चे पड़ेगी। सोचते हाँ हैं। जी। तो मैंने शुरू किया बच्चों को लाना और बच्चों के साथ शुरुआत में 1 घंटे खेलना। मैं वाओ! अलग-अलग खेल खेलता था बच्चों के साथ। जी। प्रेयर कराने के बाद हमारा पहला 1 घंटा ऐसे गुजरने लगा कि या तो हम क्रिकेट का गेम खेल रहे हैं। बच्चियाँ जब आने लगी स्कूल में, तो साइकिल चलाने का बड़ा शौक होता है छोटे हाँ बच्चों के जी। लिए। तो मैं खुद साइकिल पीछे से पकड़ता था और बच्चियों को साइकिल चलाना सिखाता था। वाओ! इससे बच्चों में एक फ्रेंडली नेचर उत्पन्न हुआ, बिल्कुल, बिल्कुल। और इस तरह से धीरे-धीरे करके मेरे पास बच्चे आने लगे, मेरे स्कूल में आने लगे, मेरे पूरे स्टाफ का मुझे कोऑपरेशन मिलने लगा। और आज इस वक़्त मैं जिस गाँव में हूँ, जिस विद्यालय में हूँ,
मोर देन 300 बच्चे मेरे साथ रहते हैं और सीखते हैं। अच्छा संजीव जी, गाँव के परिवेश में, क्योंकि गाँव के जो पेरेंट्स होते हैं अधिकतर, तो वो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो शिक्षा के बारे में भी वो उतना नहीं जानते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे लिए सबसे पहले रोज़गार है, हमें कमाई कमाई के बारे में ही ज़्यादातर वो जानते हैं। वो कहते हैं पढ़ लिख कर के होगा क्या? तो ऐसे गाँव के परिवेश में आपने पेरेंट्स को कैसे समझाया? ज़रा इसके बारे में बताएँ। जी, बिल्कुल। देखिए, ये बात बहुत सही है कि हमारे पास यानी सरकारी स्कूलों में जो बच्चे आते हैं, उनके पेरेंट्स उतने अवेयर नहीं होते हैं। बिल्कुल। उनकी प्रायोरिटी अपना काम होता है, चाहे वो खेती का हो, चाहे मज़दूरी का काम हो, आम तौर पे ये लोग होते हैं। जी, तो मैं एक चीज़ जब भी गाँव वालों से मिलता, जब भी लोगों से मिलता, तो मैं उनसे एक चीज़ ज़रूर पूछता कि आपका ये जो बच्चा है, आप क्या चाहते हैं? आपकी तरह इन्हीं गलियों में घूम-घूम के ज़िंदगी गुज़ार दे, आप ही की तरह, जिसके पैरों में शायद चप्पल भी नहीं है? या आप भी चाहते हैं कि आपके यहाँ का बच्चा कुछ निकल के जाए, आगे बढ़े? बिल्कुल। मुझे सफलता एक तरह से और मिली कि शुरुआती दिनों में जब मैंने एक सहायक अध्यापक के रूप में काम कर रहा था, तो उस दौरान कुछ बच्चे जो हमारे यहाँ से निकले, उनमें से कुछ बच्चों ने अच्छा मुकाम हासिल किया। जैसे एक बच्चे का शुरुआत में लेखपाल के रूप में सिलेक्शन हुआ। वो आया, उसने हमारे पैर छू के बताया कि मैं लेखपाल हो गया हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। एक बच्चा निकला जो मेरे से पहले कुछ दिनों पहले उस स्कूल में का छात्र रह चुका था, लेकिन उसका डीएसपी के रूप में सिलेक्शन हुआ। और जब डीएसपी के रूप में सिलेक्शन हुआ तो ये मानो कि मेरी कल्पनाओं को पंख लग गए और मैंने जी, हर एक से कहा कि आप क्या सोचते हैं? आपका बच्चा नहीं बन सकता क्या? ये बिल्कुल, भी तो इसी गाँव का है, प्रधान जी का बेटा है। पूर्व बिल्कुल। प्रधान रह चुके हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा, शेर सिंह जी हैं, श्री शेर सिंह जी, जो हमारे गाँव के प्रधान रहे थे। जी, उनका बेटा वहाँ निकला। फिर एक बच्ची निकली और उसने बड़ी हिम्मत जताई, वो यूपी पुलिस में सिपाही के रूप में भर्ती हुई। तो वाह! मैंने फिर लड़कियों को ये कहने लगा कि क्या तुम नहीं बनना चाहोगी? ऐसे वर्दी में तुम नहीं जाना चाहोगी? अब तुम नुमाइश देखने जब जाते हो तो तुम देखते हो ना डंडा लेके सिपाही घूमते रहते हैं, सबको कंट्रोल करते हैं। तो मुझे याद आ रहा है एक बच्ची अब से लगभग 15-20 वर्ष पहले, मैं 15 वर्ष पहले मेरे साथ थी स्कूल में, सुमन नाम था उस बच्ची का। तो उस बच्ची को बड़ा शौक था कि सर मैं भी सिपाही बनूँ। तो अक्सर रोल प्ले जब हम करते थे तो उसे इस तरह का रोल देते थे देते थे। और यकीन मानिए मुझे खुशी तब हुई जब अब से 2 वर्ष पूर्व वह बच्ची भी एक सिपाही के रूप में सेलेक्ट हुई। तो जब उस बच्ची का सिलेक्शन हुआ, उस बच्ची के द्वारा जब आके बताया गया जिसका एक सपना था कि वो पुलिस की सिपाही बने और जब वो बन गई और उसने आके जिस खुशी के साथ, उसके माता-पिता ने आके जिस खुशी के साथ हमें बताया, तो वो चीज़ बहुत आत्म प्रफुल्लित करने वाली थी हमारे लिए। और यहाँ से एक चीज़ मुझे समझ में आई दिव्या जी, जी, कि मैं जो कर रहा हूँ, तो मेरी किसी भी चीज़ का फ़ायदा 10, 20, 50, 100 बच्चों तक पहुँच पा रहा है। बिल्कुल। मुझे लगा कि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक कैसे पहुँचे और उस वक़्त मुझे याद आया कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ, अगर ऐसे ही बाकी लोग भी करने लगें, तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इसके लिए तरीका फिर मेरे पास वही बचा कि मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों के साथ इन्वॉल्व हूँ और उनके साथ वो चीज़ें साझा करूँ। और मेरी इस सोच को तब एक बेहतर तरीका और एक प्लेटफ़ॉर्म मिला, जब आदरणीय विजय सर द्वारा मिशन प्रेरणा के लिए सर्च आउट किए गए कुछ टीचर्स के लिए और मैं वहाँ अपने जितने भी राउंड का जो भी हमारा टेस्ट हुआ था, जो भी हमें मानक के आधार पे देखा गया और जब मैंने वहाँ अपने आप का अपना परफ़ॉर्मेंस दिया और मैंने जब एक सिलेक्शन पाया यूपीएसआरजी के मेंबर के रूप में, तब उसके बाद मुझे लगा कि हमें बेहतर काम करने के लिए जब हम खुद करते हैं, तो कुछ लोगों तक बात पहुँचती है। लेकिन जब हम कराते हैं काम, अपने साथ करते हुए जब हम कराते हैं, तो एक बहुत बड़ा जहाँ तक हम अपनी बात पहुँचा सकते हैं और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ आदरणीय विजय सर के नेतृत्व में कि हम आज मैं न सिर्फ़ अपने जनपद में,
बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश भर में मुझे शिक्षकों के साथ जुड़ने का मौका मिलता है। मैं उनके साथ ये अनुभव साझा करता हूँ कि हम ऐसे करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएँगे और शिक्षक हमारे बहुत अच्छे से काम कर रहे बहुत हैं। जी। सुंदर। संजीव जी, आप फेसबुक पर लाइव डिस्कशन का एक कार्यक्रम भी रखते हैं। जरा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, बिल्कुल। जैसा अभी बताया गया कि कोविड-19 का पीरियड जब चल रहा, तो मेरे जो जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी हैं, डॉक्टर लक्ष्मण पांडेय जी, जी, उन्होंने मेरे से कहा कि भाई कुछ तो ऐसा किया जाए जिससे टीचर्स की एक समझ बने। तो हमने जिस तरह से अलग-अलग तरीके से हम लोग ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, चाहे गूगल मीट के ज़रिए करें, ज़ूम के ज़रिए जी, करें, तो इस तरह से 1-2 मीट हमने की और टीचर्स उस पे जुड़े, कुछ-कुछ चीज़ें उनको समझ में आईं। मुझे लगा कि हम 100 या 50 टीचर्स से कैसे काम चलेगा? बिल्कुल। तब फिर मैंने शुरुआत तो की थी अपने यूट्यूब चैनल से और यूट्यूब चैनल पे मैंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर कुछ वीडियोस डेवलप करने शुरू किए, जिसमें हम बताने लगे टीचर्स को समझ कैसे किया जाए और हम 10 से 20 मिनट का छोटे-छोटे वीडियोस बनाते, यूट्यूब पे अपलोड करते, उन्हें फिर शेयर करते व्हाट्सएप के ज़रिए टीचर्स तक। लेकिन उससे बहुत कुछ मुझे संतुष्टि नहीं मिली और लेकिन ये ज़रूर होने लगा कि टीचर्स की डिमांड आने लगी मेरे पास। बिल्कुल। अरे सर, ये चीज़ रह गई, इस पर भी वीडियो होना चाहिए। हुँ, जब मुझे टॉपिक्स मिलने लगे और ये डिमांड न सिर्फ मेरे अपने जनपद से थी, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश भर से मुझे डिमांड आने लगी। कुछ एक हमने वर्कशॉप की जी, और इस तरह से कुछ सेल्फ मोटिवेटेड टीचर्स मेरे साथ जुड़ते चले गए और लगभग 100 से 150 लोगों की हमारी एक टीम बनी। फिर हमने कहा कि हमारी और पहुंच कैसे बेहतर हो सकती है क्योंकि हमने सोचा इस प्रदेश के एक-एक शिक्षक को हम जगाने का काम करेंगे बिल्कुल सही। और फिर हमने शुरुआत की फेसबुक पे मैंने अपना पेज बनाया, बाल शिक्षा प्रहरी के नाम से मेरा पेज है और जो वहाँ पर लगभग-लगभग 7 से 8 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं और जब हम वहाँ बैठ के लाइव होने लगे, डिस्कशन में लाइव होने लगे, अलग-अलग जनपदों के हमारे टीचर्स जुड़ते, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते, पेडागोजिकल चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते और जैसा कि हमारे विजय सर भी अलग-अलग विशेषज्ञों के माध्यम से हम लोगों की मेंटरिंग करते रहते हैं, हमारा काम टीचर्स की मेंटरिंग करना है। तो फेसबुक पेज के ज़रिए हमने काम शुरू किया और इसे नाम दिया गया मिशन प्रेरणा विद संजीव शर्मा और ये हमने एक टॉक शो शुरू किया। अब तक हम हर सप्ताह 1 टॉक शो करते हैं और 20 टॉक शो की सीरीज़ हम पूरी कर चुके हैं। आने वाले संडे को हमारा 21वां एपिसोड ये होगा और इस तरह से हमारी जो पहुँच बनी, न सिर्फ उत्तर प्रदेश भर में, बल्कि मध्य प्रदेश और गुजरात तक के शिक्षक हमारे साथ जुड़ने लगे। जब जब हमारी पहुँच बनने लगी लगातार और ये जो पहुँच उत्तर प्रदेश से बाहर भी जाने लगी, इसके बाद जब मुझे कुछ लोगों ने डिमांड किया कि आप ट्विटर पे भी अपना अकाउंट बनाइए। मैंने ट्विटर पे अपना अकाउंट बनाया और वहाँ से लोगों को चीज़ें मिलने लगी। जैसी डिमांड मेरे पास आती, उस हिसाब से हम वीडियो तैयार करते, डॉक्यूमेंट तैयार करते, उसे हम शेयर करते। उसका लाभ मुझे ये मिला कि कई बार जब हम स्कूलों में जिस तरह से हमारा काम सपोर्टिव सुपरविज़न करना भी है, जी, जी, टीचर्स के साथ जाके ये देखना कि जो बताया गया है वो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है और नहीं कर पा रहे हैं तो अगर उनको कहीं मुश्किल है तो हम उनको करके बताएँ, बिल्कुल, क्यों नहीं कर पा समझाएँ कि रहे हैं। कैसे हो पाएगा। और जब ये करने लगे तो मुझे लगा कि मैं किसी एक स्कूल में जाऊँगा, 2 में जाऊँगा, 10 में जाऊँगा, 20 में जाऊँगा, तो ऐसे तो मैं कब तक समझा पाऊँगा। सही हालाँकि बात। हमारी बहुत बड़ी टीम है, फिर भी मुझे लगा कि इन वीडियोज़ के ज़रिए, चाहे वो फ़ेसबुक पेज पे हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे जी, या यूट्यूब पेज पे कार्यक्रम कर रहे थे, आज स्थिति ये हो गई है कि आपको मैं बता दूं कि एक संडे इसी वजह से मेरा एक साथी है उसके परिवार में कुछ प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से उस संडे को हम सेशन नहीं कर पाए किसी मजबूरी की वजह से तो शाम तक मेरे पास इतने मैसेज और इतने फोन कॉल्स थे कि सर आज का लिंक कहाँ है
और मुझे अपने पेज पर लिखना पड़ा, जो भी आपके माध्यम से जो भी दर्शक, जो भी साथी देख रहे हैं, जी, वो मेरे पेज पे जाके देखें, तो मुझे लिखना पड़ा अपने पेज पर कि आज अपरिहार्य कारणों से आज का सेशन नहीं किया जा सकेगा, हम अगले संडे को मिलेंगे। तो ये जो जुड़ाव पैदा हुआ है मेरे शिक्षक साथियों के साथ, मुझे लगता है कि अब मैं काम और ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पा रहा हूँ और एक होड़ सी लग गई है अब हम में। और मैं इस बात को पूरे दावे के साथ आपके माध्यम से बताना चाहूँगा सभी को कि जी, अब उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा में सीखने का संकट न तो है और न हम रहने देंगे। और ये बिल्कुल। हमने तब करके दिखाया है जबकि अभी हमारे बच्चे हमसे दूर हैं। हमारे शिक्षकों ने बच्चों को सिखाने के लिए, आप यकीन मानिए, कोविड-19 के रूल्स को फॉलो करते हुए, गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, किसी तरह से जिन बच्चों के पास, ये आप जानते हैं गरीब तबके के पास फ़ोन नहीं बिल्कुल, होता, जिसके नहीं पास होता। खाने की रोटी नहीं है, उसके पास फ़ोन भी नहीं है। बहुत बड़ी बात कह हमारे रहे हैं। कई टीचर्स ऐसे हैं, मैं जानता हूँ कि कई टीचर्स ने मोबाइल खरीदा और गाँव में दिया बिल्कुल, कि भाई इस मोबाइल पे हम भेजेंगे, इसके ज़रिए कीजिए। घर-घर जाके किया और इसमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया हमारे राशन डीलर्स जो हैं गाँव में, या ग्राम प्रधान हैं। कई ग्राम प्रधानों और राशन डीलरों द्वारा अपने मोबाइल से शाम को बच्चे के द्वारा काम दिया गया और इस तरह से हमने सीखने की प्रक्रिया को किसी भी हालत में रुकने नहीं दिया, क्योंकि एक चीज़ जो हमारे ज़हन में हर वक़्त चलती रही, मैं जी, अपनी बताता हूँ, मैं जी, हर जी। वक़्त सोचता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी का वो कथन कि आपदा को अवसर अवसर बदलने में की बदल क्षमता है तो सिर्फ आप में। समस्याओं का रोना तो सब रोते हैं। सही कह रहे हैं। हमको समस्याओं को एक साइड से हटाना है और अपना रास्ता बनाते हुए इस देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करना है। सही कह रहे हैं। संजीव जी, लेकिन आज भी लोग, खासकर मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोग, सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते हैं। इसकी खास वजह क्या है? देखिए, जैसा मैं मानता हूँ और मैं देखता हूँ कि सरकारी शिक्षक तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन सरकारी शिक्षक बनके, आपने अभी जो बात कही, मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। सही कह रहे देखिए, एक बहुत लंबा समय गुजरा है बेसिक शिक्षा को प्रयोगशाला बनाने का। हैं। बिल्कुल, अगर मैं 1986 की नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की बात करूं, तो तब से लेकर चाहे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया हो, चाहे प्रोग्राम ऑफ एक्शन चलाया गया हो, या फिर आपका डीपीईपी का प्रोग्राम चलाया गया हो, ईएफए का प्रोग्राम चलाया गया हो, हमने कभी स्टिल होकर चीज को आगे नहीं बढ़ने दिया। और ये मैं मानता हूं कि हमारा जो प्राइमरी एजुकेशन है या एलिमेंट्री एजुकेशन है, हम उसमें वो चीजें पैदा करते हैं कि हम आज जो पेडागोजी पे काम कर रहे हैं, उसका एक्चुअल रिजल्ट हमें 8 से 10 साल बाद देखने को मिलता है। और बिल्कुल, असली पकड़ हमें तब पता लगती है जब पहली क्लास में हमारे यहाँ दाखिला लेने वाला बच्चा अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जब एक्चुअल लाइफ में जाता है, एक्चुअल सोशल लाइफ में जाता है, और जब वो स्ट्रगल कर रहा होता है अपने जॉब के लिए। अगर वो सक्सेसफुल हुआ, तो हमें लगता है कि हमारा तरीका ठीक है। मैं थोड़ा दूसरी भाषा में कहूँ जी, कि बिल्कुल, हम ऐसे वर्कशॉप में काम करते हैं कि हमारे हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट 20 से 25 साल बाद हमें पता लगता है। तो यहाँ तो पॉलिसीज हमारी हर 5 साल पे बदली सही कह और रहे हैं। उससे एक अविश्वास बना आम जनमानस के और सरकारी स्कूलों के बीच में। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मिशन प्रेरणा के रूप में उत्तर प्रदेश में और इसी तरह से अलग-अलग प्रदेशों में बेसिक शिक्षा के सीखने के संकट को दूर करने के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वो किसी और पर बेस्ड नहीं है। ये कार्यक्रम पूरी तरह से शिक्षकों पर आधारित हैं, शिक्षकों के लिए हैं और शिक्षकों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। शिक्षकों को बहुत बेहतर समझ होती है और आज मैं दावे के साथ ये भी कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के एक-एक स्कूल को उठा के देख लीजिए। बिल्कुल, इस कोविड जैसी महामारी में स्कूलों को देखने के बाद गांव के लोग भी कहते हैं, अरे साहब, अब हमारा स्कूल बहुत अच्छा हो गया है। सही और कह वहां रहे हैं आप। जब हम पढ़ने पढ़ाने की बातें करते हैं,
एक उदाहरण दूंगा कि जब हमारे टीचर्स बस में बैठ के, गाड़ी में बैठ के जब सफर करते हैं, तो आज वो माहौल बन चुका है कि हर वक्त ये चर्चा करते हैं कि यार ये चीज बतानी थी बच्चे को, तुमने कौन से तरीके से बताई, या कौन सा तरीका ऐसा है जो बच्चों को सिखाया जाए। और एक चीज जो मैं अपने सभी साथियों से कहता हूँ, सभी शिक्षकों से कहता हूँ कि अपने आप को टीचर मत कहिए, बंद कर दीजिए टीचर कहना, बिकॉज यू आर नॉट द टीचर। एक टीचर तब तक टीचर है जब तक वो लर्नर है। तो आप बी ए लर्नर। इफ यू आर ए गुड लर्नर, यू विल बी डेफिनेटली अ बेस्ट टीचर। अगर आप लर्निंग का प्रोसेस जारी रखेंगे, अपना नई चीजों को सीखने सिखाने की बातों को जारी रखेंगे, तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे टीचर साबित होंगे। और एक अच्छा शिक्षक वही है जो अपने बच्चे के अंदर वो जिज्ञासा पैदा कर सके, उन संभावनाओं को पैदा कर सके कि वो घर जाने के बाद बस्ता बाद में उतारे, पहले अपनी मम्मी से, पहले अपने पापा से ये कहे, मुझे पहले इस बात के बारे में बताओ। अगर हम ये करेंगे तो मेरा यकीन है कि आने वाले वर्षों में हम ये विश्वास कायम करने में रहेंगे कि अगर पढ़ाना है बच्चे को तो सरकारी स्कूल में ही पढ़ाना है। बिल्कुल। क्योंकि ये चीज ये तो तय है कि देखिए, बहुत बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल होंगे, डीपीएस जैसे स्कूल होंगे, लेकिन अगर डीपीएस में पढ़ाने वाले टीचर का भी सिलेक्शन एज ए टीचर, एज ए सरकारी टीचर हो जाता है, वो 2 मिनट में वहां छोड़ देता है। बिल्कुल। तो एक जो इतना अच्छा शिक्षक है, इन कॉन्वेंट स्कूलों में कौन लोग पढ़ाते हैं? वो पढ़ाते हैं जिनको अवसर नहीं मिल पाया सरकारी शिक्षक बनने का। तो जो योग्य है वो सरकारी शिक्षक बनता है, और जब सरकारी शिक्षक इतना योग्य है तो वो क्यों नहीं ये विश्वास पैदा कर सकता कि उनके बच्चे को अगर सबसे बेहतर तरीके से कोई बता सकता है तो वो सरकारी शिक्षक ही है, प्राइवेट शिक्षक नहीं पढ़ा सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं संजीव जी, बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं आप, और बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़ करके। संजीव जी, अगला प्रश्न रखूंगी आपसे कि आजकल बहुत छोटी सी उम्र के जो बच्चे हैं वो नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इसमें किसकी कमी है और इसे कैसे रोका जा सकता है? जी, आपका प्रश्न मैं प्रॉपर नहीं सुन पाया। मैं फिर से अपना प्रश्न रखती हूँ कि आजकल बहुत छोटी सी उम्र के बच्चे हैं वो नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं, तो आपको क्या लगता है इसमें किसकी कमी है और इसे कैसे रोका जा सकता है? हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, ये न सिर्फ शिक्षकों से जुड़ा हुआ है जी। लेकिन शुरुआत शिक्षकों से इसलिए की जाती है कि शिक्षकों का काम है एक समाज को दिशा देना। हम भावी पीढ़ी के निर्माता होते हैं। मैं ऐसे मानता हूं कि यदि हमें कोई कार्य करना है तो उसके लिए एक माहौल बनाने की बहुत बड़ी जरूरत होती है। और जहां तक नशीले पदार्थों का सवाल है, ये आजकल ऐसी पैठ बना चुका है जिससे कि हमारा जो युवा है वो बहक रहा है। बिल्कुल। इसके लिए हम शिक्षक क्या प्रयास कर सकते हैं? हम लोग ये प्रयास करते हैं, हम स्वयं अपने उदाहरण बनते हैं। मैं ऐसे मानता हूं कि बच्चा हम सिखाने की कोशिश करें उससे कम सीखता है, हम जो कर रहे होते हैं उसकी नकल करके ज्यादा सीखता है। हम जैसे बैठते हैं, हम जैसा खाते हैं, हम जिस तरह से चलते हैं, हम जैसा पहनते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल न सिर्फ उत्तर प्रदेश के शिक्षक बल्कि कहीं के भी शिक्षकों को ले लीजिए, एक मानक स्थापित करने के प्रयासों में लगे हुए हैं। बिल्कुल। मानक किस तरह से? वेल ड्रेस होके स्कूल जाना, वेल मेंटेन तरीके से बातचीत करना, और उनके एक शिष्टता का भाव अपने अंदर पैदा करना। जब हम एक छोटे बच्चे से भी आप कहकर या तुम कहकर बात करते हैं तो वो हमारी बात को समझता है। उनको ये बताना, जब कहीं ऐसा कुछ होता हुआ दिख रहा है कि कोई शराब पीते हुए दिखता है, कोई तंबाकू या गुटखा खाते हुए दिखता है, तो उसको ये बताना कि अगर तुम अच्छे रहना चाहते हो हमारी तरह तो ऐसे मत करना। एक ही चीज हो सकती है,
या तो शराब और गुटखे या तंबाकू का सेवन करो और इनकी जैसे दिखो, या फिर अच्छी पौष्टिक चीजें खाइए और हमारे जैसे दिखो। फैसला आपके हाथ में है। तो यकीन मानिए, ये गॉड गिफ्ट है, ये ऊपर वाले का करम है हम सभी पे कि हम सब हर हाल में अच्छे ही दिखना चाहते हैं। बिल्कुल। कितना भी खराब से खराब व्यक्ति हो, वो भी अच्छा दिखने का प्रयास करता है। तो हम यही बताते हैं कि यदि अच्छा दिखना चाहते हो, तो उसके लिए अच्छी चीजें खानी है और अच्छे काम करने हैं। सही कह रहे हैं आप। तो ये यहाँ मैं एक चीज आपसे साझा करना चाहूंगा जी, बिल्कुल। कि मैं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर में अजमेर का स्टूडेंट रहा हूं। तो 98-99 में मैं वहां था। प्रोफेसर एम ए कादर हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे, जो बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट रहे हैं और ये इंस्टीट्यूट एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने हमसे एक दिन कहा, बोले कि अगर आप एक टीचर के रूप में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चा बहुत ज्यादा शरारती है, तो आप उसके माँ बाप से कैसे शिकायत करेंगे? तो चूंकि मैं भी उस वक्त एक विद्यार्थी था, बहुत ज्यादा समझ मेरी नहीं होती, तो हमने कहा सर बहुत ज्यादा शरारती है और बहुत ऊधम मचाता है, तो हम तो यही कहेंगे कि आपका बच्चा बहुत खराब है भाई, बहुत शरारती, हटाइए इसे। तो उन्होंने मेरे से उस वक्त कहा था कि नहीं, ये गलत है। हमने कहा कैसे? उन्होंने कहा कि एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी भी माँ बाप के सामने उसके बच्चे के लिए खराब है, ये शब्द कभी प्रयोग मत करना, चाहे वो कितना भी खराब क्यों ना हो। हमने कहा क्यों? इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो उन्होंने कहा कि उस माँ से पूछिए जिसने उसे पैदा किया है, उस पिता से पूछिए जो उसकी परवरिश करता है। जब उससे ये कहा जाएगा तुम्हारा बच्चा खराब है, तो उसके दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी। और हो सकता है कि माँ आवेश में आते हुए ये कहते हुए आपके स्कूल से तेजी से निकल जाए कि होगे तुम अपने घर के टीचर, होगे अपने घर के मास्टर, सही कह रहे मेरे हैं। बच्चे को खराब बताते हो। हमने कहा फिर क्या कहना चाहिए सर? तो उन्होंने कहा अगर आप ऐसे कहेंगे कि देखो आपका बच्चा है ना, थोड़ी सी शरारत करता है हुँ, और बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपका बच्चा थोड़ा कम ध्यान दे रहा है, यानी आपका बच्चा थोड़ा सा कम अच्छा है। तो उसकी माँ प्रयास क्या करेगी? उसकी माँ प्रयास करेगी कि चलो थोड़ा-सा कम ही अच्छा तो है और ज़्यादा अच्छा बनाने का मैं प्रयास करूँगी। बिल्कुल। और एक दिन मैं थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी पढ़ रहा था, तो मुझे जब पता लगा कि एडिसन को शरारत की वजह से बचपन में स्कूल से निकाल दिया गया था और उसकी माँ को एक रिटिन में पेपर दिया था कि तुम्हारा बच्चा इतना शरारती है, इतना वो करता है, हम इसको नहीं पढ़ा सकते और इसको हम तो क्या कोई स्कूल नहीं सिखा सकता। माँ ने वो पर्चा अपने पास रख लिया और रखने के बाद छोटे एडिशन ने जब पूछा कि माँ क्या हुआ? मैं अब स्कूल मुझे क्यों लेके जा रही हो? तो उसने माँ का जवाब सुनिएगा और जितने भी दर्शक सुन रहे हैं प्लीज बिल्कुल। सुनिए उस माँ के जवाब को। माँ ने कहा कि बेटे तू इतने सारे सवाल करता है, सभी टीचरों से ऐसे-ऐसे सवाल पूछता है कि इनके पास तेरे सवालों का जवाब ही नहीं है। तो तुम्हारे प्रिंसिपल ने ये कहा है कि हम इतने योग्य नहीं है कि तुम्हारे बच्चे को पढ़ा सकें। तुम्हारे बच्चे को पढ़ाने के लिए कोई बहुत योग्य टीचर चाहिए और अच्छे स्कूल में ले जाना है इसको। तो उसने कहा अच्छा माँ ऐसा कहा है। बच्चे की बात तो आई गई हो गई, लेकिन माँ के मरने के बाद 20 साल बाद जब कभी किसी वजह से माँ का वो बक्सा खुला और वो पर्चा जब उसने देखा, तो फूट-फूट के रोया था एडिशन। ये कहते हुए कि माँ ये तेरी ही सोच थी जो आज तूने मुझे यहां तक पहुंचा दिया। बिल्कुल। अगर तूने उस दिन शायद पर्चे की बात सही बता दी होती तो शायद आज मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। तो यकीन मानिए आज मैं ऐसे मानता हूं, आज मैं मानता हूं इस चीज को एक शिक्षक होने के नाते, एक मेंटर होने के नाते और सभी को कहता हूं कि जो भी बच्चा है, जो कूड़े बीनने वाले बच्चे रेलवे लाइन के इर्द-गिर्द भी आपने देखे होंगे जी, ना, मैं अपने टीचर्स को कहता हूँ कि वो भी कई बातों में इतना ज़्यादा जानते हैं कि हम टीचर भी नहीं जानते। सही और कह रहे इसका हैं। प्रैक्टिकल मैंने करके देखा था कि मैं एक बार लखनऊ से लौट रहा था, सुबह-सुबह का वक़्त था, मैं अपना अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर उतरा,
तो एक बच्चे को मैंने देखा कि वो बोरी, बड़ा सा बोरा उसके कंधे पे पड़ा हुआ है, उसने कुछ उठाया, ऐसे करके डाला और कुछ दूसरा उठाया, थोड़ा सा हाथ उसने तिरछा किया। मेरे माथा ठनका, हालांकि मुझे सुबह सुबह घर आना था, लेकिन फिर भी मैंने उस बच्चे को रोका। हमने कहा तू मुझे ये बोरा दिखा दे। उसको लगा, वो डर गया बच्चा। मैंने कहा तू मुझे बोरा तो दिखा, ये क्या है, इसमें क्या करते हो? नहीं साहब जी कुछ नहीं है, हम अपना ऐसे ही कबाड़ा बीन रहे हैं, बोतल या पिन्नी हम बीन रहे हैं। हमने कहा अच्छा मैं तुझे 10 रुपए दूंगा, मुझे दिखा दे। और जब मैं उसके 10 का नोट दे भी दिया तो उसने वो मुझे खोल के दिखाया, और आप यकीन मानिए उसको 4 पार्ट में उस बोरे को कर रखा था, और हर पार्ट में एक अलग तरह का कबाड़ा था। यानी जो हमारी पानी की बोतलें होती हैं वो अलग उसने इकट्ठा कर रखी थी। ओहो। जो पिन्नियां पॉलीथीन जिनमें हम कैरी बैग होते हैं पॉलीथीन के, तो उसमें एक तो आप देखते हैं जो ब्लैक कलर का होता है, जिसका बहुत अच्छी पॉलीथीन का वो नहीं होता है, वो उसने अलग से इकट्ठे कर रखे थे। और एक पॉलीथीन ऐसी होती है जिसमें हम काफी हैवी सामान ले जा सकते हैं, वो उसने अलग इकट्ठी कर रखी है। और कुछ अदर टाइप के मटेरियल अलग से इकट्ठे कर रखे हैं। हमने कहा ये क्यों कर रखा है भाई तूने? उन्होंने कहा साहब क्या है कि ये सब अलग अलग रेट पे बिकते हैं और अलग अलग तरीके से होते हैं। बच्चे की बात मैंने वहीं छोड़ दी। मुझे समझ आया कि जब कभी ये मटेरियल केमिकल प्रोसेसिंग में जाता होगा तो हर एक का केमिकल प्रोसेस अलग है, और ये यहीं से अपना अलग अलग करके ले जा रहा है। ये जो ले जाने का तरीका था, मैंने अपने बहुत सारे जो शिक्षक साथी मेरे देख रहे होंगे, वो जानते हैं, पहले जो मेरे साथ जुड़े हुए, मैं ये उदाहरण उन्हें देता हूं। मैं उन्हें कहता हूं कि क्या आप इस चीज को समझ पाएंगे? आप नहीं समझ पाएंगे। यानी बिल्कुल। एक बच्चा जो कभी स्कूल नहीं गया है, वो जानता है कि किस मटेरियल को कहाँ रखना है। अर्थात ऊपर वाले ने जिसको भी बनाया है, जिसको इस पृथ्वी पर पैदा किया है, उसके अंदर एक खास गुण दे के भेजा है। बिल्कुल। हम शिक्षकों को जरूरत इस बात की है कि हम उसके गुण की पहचान करें। इसीलिए मैं कहता हूं लर्न हाउ दे लर्न। हमें सीखना होगा कि उनके सीखने का तरीका क्या है, और जब हम ये सीख जाते हैं तो यकीन मानिए उस बच्चे को सिखाने से, उस बच्चे को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। बिल्कुल। इस तरह से हम सीखने सिखाने के तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। जी। संजीव जी, आपने अपने स्कूल में बहुत अच्छा काम किया है, तो ऐसे में आप उन टीचर्स को क्या मैसेज देंगे जो ये सोचते हैं कि स्कूल में अगर कुछ बेहतर करना है तो वो प्रशासन द्वारा ही करवाया जाएगा? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ऐसे ऐसे देखता हूं, अगर हम ये सोचें हमारे लिए सड़क सरकार बनवाएगी, हमारे लिए पानी सरकार लाएगी, हमारे लिए बिजली सरकार लाएगी, हमारे साफ सफाई का काम सरकार करेगी, जी, तो फिर ऐसी सोच के साथ कुछ नहीं हो सकता। सही कह रहे हैं। एक स्कूल से पहले मैं एक सोसाइटी का उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। जी, एक कॉलोनी होती है जिसमें सभी घर होते हैं। फिर भी आप देखते हैं, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, प्रत्येक घर के लोग यदि सिर्फ उतनी जगह, जितनी जगह में उनका मकान बना हुआ है, उनका दरवाजा है, उसके दरवाजे के सामने की जगह को साफ सुथरा रखें और उतने ही हिस्से की नालियों को साफ सुथरा रखें, तो शायद किसी सफाई कर्मचारी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस सोच के साथ, और ये सिर्फ मेरी सोच नहीं है, मैं मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं होता, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं होती कि आज मेरा भी घर जहां है, जहां से बैठकर मैं आपसे बात कर रहा हूं, बिल्कुल। सुबह को मेरा काम होता है कि मैं अपने घर के सामने की सड़क को मैं स्वयं साफ करता हूं, आज भी, अभी भी। अब आते हैं स्कूलों पे। में भी हमारा प्रशासन हमारे लिए कुछ अमाउंट, कुछ बजट रखता है, सरकार से जो मिलता है उस हिसाब से हमारे स्कूलों को मिलता है। हम अपने स्कूलों में क्या बेहतर कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं? पैसा हम लोगों को सभी को लगभग बराबर मिलता है। आप देखते हैं कुछ स्कूलों में कुछ और काम हो रहा होता है, कुछ स्कूलों में कुछ और काम हो रहा होता है। हम जहां बैठते हैं, जिस जगह काम करते हैं, उस जगह को
क्योंकि ये तय है कि जिस काम को हम कर रहे हैं, दूसरी भाषा में कहूँ, वही हमारी रोजी-रोटी है। जी, उसी से हमारे परिवार के पलते हैं। तो जो हमारी रोजी-रोटी है, हम उसको बेहतर बनाने के लिए जितना कर सकते हैं, उतना हमें करना चाहिए। और बेहतर बनाने के लिए टीचर्स कर कैसे रहे हैं, इसका एक साक्षात उदाहरण दे रहा हूँ। पिछले महीने मैं अपने अलीगढ़ जनपद के एक टप्पल ब्लॉक के एक स्कूल में सपोर्टिव सुपरविजन के लिए गया था, और यह हरियाणा राज्य से की सीमा से लगा हुआ मेरा ब्लॉक है। जब मैंने वहाँ के स्टाफ से जानकारी की, मैंने भाई आपके स्कूल में कौन-कौन है? ज़रा बताइए। मैंने नाम लेके पूछा, अच्छा आप ये हैं, आप ये हैं, आप ये हैं। तो एक टीचर हैं सुनीता वाशने, मुझे नाम अच्छे से याद है। तो अंदर से कमरे से आवाज़ आई, "सर मैं यहाँ पे हूँ।" हमने कहा, "भई बाहर आ जाओ।" उन्होंने, "सर अभी नहीं आ सकती।" हमने कहा, "चलो तो हम चल के देख लेते हैं।" हम्म, और मैं जब कमरे में गया, तो एक टेबल के ऊपर दूसरी टेबल लगी हुई थी, और वो उस टेबल के ऊपर खड़े होकर पेंटिंग का काम कर रही थी। पेंट उनके हाथ में था और ब्रश उनके हाथ में था। हमने कहा, "भाई ये क्या कर रही हो?" उन्होंने कहा, "सर मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है, और ये हमारे हेड सर ने दीवारों को पुताई करवा दी है। सूनी दीवार मुझे खराब लग रही थी, बच्चे जब आएंगे ना, तो ये पेंटिंग मैं कर देती हूँ, हमारा रंग बिरंगा स्कूल कितना अच्छा लगेगा।" अच्छा लगे, वाकई बहुत सुंदर। अब आप ये बताइए कि ये उदाहरण कहीं नहीं मिल सकता। एक और काम करने का तरीका मैं आपके साथ साझा करता हूँ। हम लोग आजकल दीक्षा ऐप पे काम कर रहे हैं, और जी, सारा कंटेंट जितना भी है सब दीक्षा ऐप पे अवेलेबल है। एक स्कूल में जब मैं गया, तो सारे टीचर्स गोला बना के बैठे हुए थे। सबके मोबाइल पे दीक्षा का कुछ कंटेंट चल रहा था, और लीड लगी हुई थी कान में, और सब लिखे जा रहे थे, अपना-अपना रजिस्टर में लिख रहे थे। हमने कहा, "ये क्या कर रहे हो भाई?" तो मुझे देखने के बाद सब बंद कर दिया सबने। मैंने कहा, "कर क्या रहे हो? मुझे ये बता दीजिए।" उन्होंने कहा, "सर वो क्या है ना कि बच्चे तो आ नहीं रहे हैं।" तो हमने सोचा कि बच्चों को से कैसे जोड़ा जाए। तो सर हम ये दीक्षा पे वीडियो देखते हैं, और उस वीडियो में जो बताया जा रहा होता है, उसको अपनी समझ के अनुसार यहाँ लिखते हैं, और फिर सर ये सवाल हम तैयार करते हैं, इसकी फोटोकॉपी कराते हैं, और एक बच्चे के घर दे देते हैं। हमने कहा, "एक बच्चे से काम कैसे चलेगा?" बोले, "नहीं सर, हमने ये बता रखा है कि इस बच्चे के घर दे दिया, उसने अपना काम नोट किया अपनी कॉपी में, वो बराबर वाले बच्चे के घर दे आता है। वो करता है, वो तीसरे बच्चे के, तीसरा वाला चौथे के, चौथा वाला पाँचवें के। 1 हफ्ते में वो शीट हर बच्चे के घर पे सबके घूम पास के, पहुंच जाती है। और लास्ट वाले दिन, यानी मंडे को शुरुआत हुई, तो सैटरडे को वो शीट हमारे पास आ जाती है, और साथ में बच्चों की कॉपियाँ भी। आप लोग। मैंने आपको ये 2 अलग-अलग तरीके बताए बिल्कुल कि सरकार सब कुछ नागरिकों के लिए नहीं कर सकती। सही। सरकार हमें एक दिशा दे सकती है, लेकिन आफ्टर ऑल अपने देश को सुंदर, सुसज्जित और उत्कृष्ट बनाने की ज़िम्मेदारी हम नागरिकों की होती है, सरकार की नहीं, क्योंकि बिल्कुल सरकार तो हमसे ही तो है। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि न सिर्फ हमारे स्कूल, बल्कि हमारे ऑफिसेज़, हमारी कॉलोनीज़, हमारे शहर जितने भी हैं, हमारे बस प्रधानमंत्री जी के जो संदेश दे देते हैं ना, जैसे स्वच्छ भारत अभियान चलाया, जी। तो इतना अच्छा लगता है कि कोई तो है हमारे लिए, जो ये मेंटरिंग का काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं ऐसे मानता हूँ। और जब बेहतर मेंटरिंग होती है, तो एक अच्छी सोच के साथ, बेहतर सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल और तब हम निश्चित रूप से एक समृद्ध भारत, शक्तिशाली भारत खड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल। संजीव जी, आपके साथ जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है, और आप इसी तरीके से आप सभी लोग बेहतर काम कर रहे हैं, और आप सभी की को एजुकेशन बीट्स की तरफ से मैं शुभकामनाएं देती हूँ। एजुकेशन बीट्स की पूरी टीम आप सभी के साथ है, और बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार। मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ आपका, और एजुकेशन बीट्स की टीम का, और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, क्योंकि पहली बार, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पहली बार किसी न्यूज़ पोर्टल, न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म ने ये जानने की कोशिश की कि शिक्षक जो करते हैं, वो बेहतर करने के लिए क्या प्रयास करते हैं। अदरवाइज़ तो हमसे बातें मसालेदार खबरों के लिए होती हैं कि क्या नेगेटिव अप्रोच के साथ घटनाएँ हुई हैं। तो मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। अपने सभी शिक्षकों बहुत की बहुत ओर से आपका और आपकी न्यूज़ चैनल का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ
कि हम शिक्षकों की चीज़ों को आपके माध्यम से यदि हम जनमानस में एक संदेश दे सकें, तो इसके बिल्कुल। लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ज़रूर सक्सेसफुल होंगे आप सभी लोग और वाक़ई बेहतर एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि जब सभी बच्चे हमारी सरकारी विद्यालय में ही पढ़ेंगे और सरकारी स्कूल बेहतर बहुत जल्दी ही होने वाले हैं, बेहतर हो रहे हैं, बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं। लेकिन बिल्कुल सभी का जो एक नकारात्मक सोच है सभी की सरकारी स्कूलों को लेकर के वो जल्दी ही खत्म होगी और सकारात्मक सोच भी जल्दी ही आएगी। तब तक के लिए नमस्कार।